हाय एवरीवन, वेलकम टू सेंट्रल एकेडमी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो हमने जो है कल जितने भी 2023 के ऑनलाइन पेपर थे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, तो हमने उन्हें कल सॉल्व कर लिए थे। और आज से हम जो है 2022 के जितने ऑनलाइन पेपर हुए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो आज हम जो सेट लेकर आए हैं वो है 1 जनवरी 2022 के ऑनलाइन पेपर हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आज हम उन्हें देखेंगे, उस सेट को आज हम देखेंगे। 1 जनवरी 2022 का सेट है। तो आइए देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। और इसके पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपके पास जो है एग्जाम में मुश्किल से 10 या 12 दिन ही बचे हुए हैं, तो आप जितना हो सके आप अपने सिलेबस को ख़त्म करिए और फिर मल्टीपल टाइम्स से जितना हो सके आप रिवाइज करिए। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। हमारा क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज मेंट बाई सेंसिटिव पीरियड इन अ चाइल्ड डेवलपमेंट, मतलब कि बाल विकास में संवेदनशील अवधि का अर्थ क्या है। क्या पूछा है कि बाल विकास में संवेदनशील अवधि का अर्थ क्या है। तो क्या है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है कि केवल संज्ञान और सीखने में तेजी से प्रगति से संबंधित अवधि। क्या है, केवल संज्ञान और सीखने में तेजी से प्रगति से संबंधित अवधि, तो ये भी नहीं होगा। और दूसरा क्या है, दूसरा ऑप्शन है कि विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि। और तीसरा ऑप्शन क्या है कि वह काल जिसमें केवल भाषाई विकास को गति दी जा सके। और चौथा ऑप्शन क्या है कि वह अवधि जिसमें शारीरिक वृद्धि अपने चरम पर होती है। तो सेंसिटिव पीरियड का अर्थ पूछा गया है, तो इसमें बी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा। क्या होगा, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा कि विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि, मतलब कि ऑप्टिमल पीरियड फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक कैपेबिलिटी। तो सेंसिटिव पीरियड जो है बच्चे का क्या कौन सी जो है स्टेज होती है, तो वो जो हमारी इन्फेंसी स्टेज होती है, मतलब कि शैशव अवस्था जो होता है वो बच्चे के विकास के लिए सबसे संवेदनशील अवधि होती है। और इसमें जो है बच्चे का जो विकास होता है वो तेज़ी से होता है, फास्टेस्ट होता है, मतलब कि तेज़ी से ग्रो करता है बच्चा। तो इसीलिए इसे संवेदनशील अवधि माना गया है, जो कि और इन्फेंसी स्टेज जो है जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था मानी जाती है। तो इसमें बी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा कि विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि। फिर आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है कि सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट स्टेज स्टेट्स दैट, मतलब कि विकास का शीर्षगामी सिद्धांत प्रतिपादित करता है। क्या प्रतिपादित करता है, तो ये सेफेलोकॉर्डल का मतलब क्या होता है, तो सिफेलो का मतलब होता है सर। सिफेलो का क्या मतलब होता है, सर होता है, मतलब कि हेड। और कॉर्डल का मतलब पूंछ होता है, पूंछ का मतलब होता है कि पैर से रिलेटेड है। क्या है, पैर, मतलब कि सर से पैर। प्रिंसिपल मतलब कि शीर्षगामी हम जिसे कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट स्टेट्स दैट, मतलब कि विकास का जो शीर्षगामी सिद्धांत प्रतिपादित करता है, क्या प्रतिपादित करता है, तो फर्स्ट ऑप्शन है कि डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम हेड टू टोज, मतलब कि विकास जो है वो सिर से पाँव तक होगा। और फिर दूसरा क्या है कि डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम सेंटर टू एक्सट्रीमी एक्सट्रीमाइटिस, मतलब कि विकास केंद्र से छोरों तक होता है। और फिर तीसरा डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम टोज टू हेड। और चौथा क्या है, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम एक्सट्रीमेट्स टू द सेंटर, मतलब विकास छोरों से केंद्र की ओर होता है। तो पूछा गया क्या है, किसी फेलोकॉर्डल की बात करी गई है, तो इसमें जो है राइट ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा, मतलब कि हेड टू टोज। क्या होगा, हेड टू टोज होगा, फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा हमारा, जो है कि विकास जो है वो सिर से पैर तक होता है, हेड टू टोज होता है। तो हमारा ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि विकास केंद्र से छोरों तरफ होता है, तो ये जो है सेंटर टू पेरीफरी जिसे हम कहते हैं, ये हमारा राइट ऑप्शन नहीं होगा। और फिर तीसरा ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग होगा और चौथा भी हमारा रॉन्ग ही होगा। तो इसमें जो है राइट ऑप्शन ए ऑप्शन होगा, विकास जो है सिर से पैर की तरफ होता है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा। और इसके पहले चैनल पर अगर आप नए आए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप वीडियो को लाइक कर दीजिए तो हम करते हैं तो हमें जो है मोटिवेशन मिलता है। फिर देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है कि थॉट बिकम्स ऑब्स्ट्रैक्ट एंड आइडियलिस्टिक ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, मतलब किस अवधि के दौरान विचार जो है अमूर्त और आदर्शवादी हो जाता है। क्या है, अमूर्त और आदर्शवादी हो जाता है। तो किस जो है अवस्था में होता है, तो फर्स्ट है शैशवावस्था, दूसरा प्रारंभिक बचपन, और फिर तीसरा मध्य बचपन, और क्या है किशोरावस्था। तो किस में जो है एब्स्ट्रैक्ट और आइडियलिस्टिक हो जाता है, तो किस में हो जाता है, तो एडोलसेंस में हो जाता है। तो इसमें जो है राइट ऑप्शन सी ऑप्शन होगा, एडोलसेंस किशोरावस्था। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फिर आगे फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि रीअरेंजिंग स्कीमास, क्या है रीअरेंजिंग स्कीमास
फिर आगे क्या है, लिंकिंग देम विद अदर स्कीमा टू क्रिएट अ स्ट्रांगली इंटरकनेक्टेड कॉग्निटिव सिस्टम इन अ पियाजे थ्योरी इज रिफर्ड टू एज, मतलब कि पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को क्या कहा गया है। तो क्या क्या आएगा, फर्स्ट है एसिमिलेशन, दूसरा एकोमोडेशन, तीसरा ऑर्गेनाइजेशन या फिर चौथा मैचुरेशन। क्या है, पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, मतलब रीअरेंज करना, और फिर उन्हें जो है स्कीमा से जोड़ने को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तो इसमें जो है उसको संगठन कहते हैं, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो सी ऑप्शन इसमें राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन है कि चिल्ड्रन इन, क्या है फिफ्थ क्वेश्चन क्या है कि बच्चे बच्चे में मानसिक रूप से समस्याओं को हल कर सकते हैं, लेकिन समस्याओं को स्वयं सामग्री से संबंधित होना चाहिए, ना कि प्रतीकों से। क्या क्वेश्चन है कि बच्चे में मानसिक रूप से समस्या को जो है हल कर सकते हैं, लेकिन समस्या जो है वो स्वयं जो है सामग्री से संबंधित होनी चाहिए, मतलब कि वो मटेरियल जो है वो कॉन्क्रीट होना चाहिए, ना कि सिंबल होना चाहिए जो है। तो किस स्टेज में होगा, तो फर्स्ट है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मतलब कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, दूसरा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, और तीसरा सेंसरी मोटर स्टेज, या फिर चौथा प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो किस अवस्था में जो बच्चा है वो जो है वो सिंबल के थ्रू न सीख करके वो मटेरियल या फिर कॉन्क्रीट चीज़ों के से सीखता है, तो किस स्टेज में वो सीखता है, तो वो जो है कॉन्क्रीट स्टेज में सीखता है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा सिंबल के थ्रू न सीख करके जो है वो स्वयं सामग्री से संबंधित चीज़ों को सीखता है। तो जो है सिंबल के थ्रू जो है किस में सीखता है, तो वो जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा सिंबल के थ्रू सीखता है, लेकिन जो है कंक्रीट जो है जो मटेरियल होता है उसके रूप में, तो वो जो है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में सीखेगा। तो बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अगर आपने जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको ज़रूर पता होगा। फिर आगे देखते हैं क्या है, सिक्स क्वेश्चन क्या है कि सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी थ्योरिस्ट कंसीडर द चाइल्ड एज, मतलब कि सामाजिक निर्माणवादी सिद्धांतवादी बच्चों को किस तरह से देखते हैं, किस तरह से देखते हैं। तो फर्स्ट है ब्लैंक स्लेट, नहीं ब्लैंक स्लेट के रूप में नहीं देखते हैं, एक कोरी पट्टी की तरह नहीं देखते हैं। दूसरा है पैसिव रिसिपिएंट ऑफ नॉलेज, मतलब कि ज्ञान के सक्रिय निष्क्रिय निर्माता। तो नहीं, जितने भी कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं हमारे वो जो है बच्चे को सक्रिय रूप में देखते हैं, एक एक्टिव जो है नॉलेज बिल्ड करता है एक्टिवली, तो ये भी नहीं होगा। तो तीसरा है एक्टिव विंग्स इन्वॉल्व इन क्रिएशन ऑफ नॉलेज, मतलब ज्ञान के निर्माण में शामिल सक्रिय प्राणी, यही हमारा राइट ऑप्शन होगा जो है। और डी है मिनिएचर एडल्ट, ये भी नहीं होगा। तो सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा कि जो है बच्चे जो है वो ज्ञान के निर्माण में शामिल सक्रिय प्राणी, मतलब कि बच्चा जो है इसमें एक्टिव होता है। समाजवादी सामाजिक निर्माणवादी सिद्धांतवादी जो बच्चे हैं वो जो है किस प्रकार देखते हैं, तो वो एक्टिवली देखते हैं बच्चों को। तो इसमें सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि छात्रों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करना और पाठ प्रदान करना, मतलब कि स्कैफोल्डिंग करना प्रदान करना किसका उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है, तो फर्स्ट ऑप्शन समीपस्थ विकास का क्षेत्र, और दूसरा प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन, और चौथा तीसरा है सकारात्मक पुनर्बलन, और चौथा सीखने का हस्तांतरण। तो जो है क्या स्कैफोल्डिंग क्या होगा, तो इसमें जो है ए ऑप्शन होगा कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र बनाना। और स्कैफोल्डिंग की बात या फिर जेडपीडी जिसे हम कहते हैं, जेडपीडी की बात कौन करते हैं, तो लेव वाइगोस्की करते हैं। तो इसमें ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे एट्थ क्वेश्चन देखते हैं कि किसने प्रस्तावित किया, हु प्रपोज्ड दैट न्यू नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड इज अ जोन बिटवीन व्हाट द चाइल्ड नोज एंड व्हाट सी इज कैपेबल ऑफ नोइंग विथ सपोर्ट, मतलब किसने प्रस्तावित किया कि नया ज्ञान जो है वो बच्चों के मौजूदा ज्ञान और समर्थन के साथ जानने में सक्षम होने के बीच के अंतर में निर्मित होता है। तो किसने किया ये, तो लेव वाइगोस्की ने किया, मतलब कि ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा इसमें। जो है ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। जेडपीडी की बात जो है इसमें इस क्वेश्चन में जेडपीडी की बात की गई है, तो ये जो है कौन करता है, लेव वाइगोस्की करते हैं, तो इसलिए ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा हमारा। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं, नाइन्थ क्वेश्चन क्या है कि अ क्लास इज व्हिच क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा का उदाहरण है, मतलब चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम का एग्जाम्पल कौन है। तो कौन है, फर्स्ट ऑप्शन है कि a class in which the student are sitting in a group and the teacher take turns to go to each group,
मतलब कि एक कक्षा जिसमें छात्र समूह में बैठे हैं और शिक्षक बारी बारी से प्रत्येक में जाते हैं। तो यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब ये होता है कि जो है जो है प्रत्येक बच्चे पर जो है टीचर जो है वो ध्यान दे जो है। तो इसमें ये ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा कि एक अच्छा जिसमें छात्र जो है समूह में बैठे हैं और शिक्षक जो है बारी बारी से प्रत्येक में जाते हैं। ये ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा इसमें। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आगे 10th क्वेश्चन क्या है कि गोल्डन रूल में प्रदर्शित आदर्श पारस्परिकता का विचार जो है कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के किस चरण की प्रमुख विशेषताएं हैं। गोल्डन रूल की बात कर रहा है तो जो है क्या है नैतिक विकास के किस चरण की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो देखते हैं किसकी विशेषताएं हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है सोशल ऑर्डर ओरिएंटेशन मतलब कि सामाजिक व्यवस्था अभिविन्यास, और दूसरा है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, और फिर तीसरा यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, और चौथा है गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। तो फिर किसका चरण की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो ये है गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। गोल्डन रूल इसी को कहते हैं, अच्छा लड़का लड़की का सिद्धांत को हम जो है गोल्डन रूल कहते हैं। तो डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा इसमें। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आगे 11th क्वेश्चन है कि इंटेलिजेंट डॉट अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर मतलब कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि क्या है। तो बुद्धि क्या है, व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन है, नहीं ये भी नहीं है। और दूसरा है व्यवहार में नकारात्मक परिवर्तन है, नहीं। और फिर तीसरा है मूल उत्पादों का उत्पादन करने की क्षमता, ये भी नहीं होगा। और फिर डी है असेट ऑफ सेवरल डिस्टिंक्ट एबिलिटीज मतलब कि कई विशिष्ट क्षमताओं का एक समूह है। यही डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। हार्वर्ड गार्डनर ने क्या कहा है कि बुद्धि जो है कई विशिष्ट क्षमताओं का एक समूह है। तो डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा इसमें। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आगे अजर्सन और रीजनिंग का क्वेश्चन है जो कि हमेशा पूछे जाते हैं। तो अजर्सन क्या है कि शिक्षकों का मानकीकृत पाठ्यक्रम शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन के तरीकों का पालन करना चाहिए। और फिर रीजन क्या है कि शैक्षिक प्रणालियों को बच्चों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों को नज़रअंदाज करना चाहिए और उन्हें खारिज कर देना चाहिए। तो इसमें हमारा जो है दो अजर्सन और रीजन हमारा दोनों ही फॉल्स हैं, गलत हैं इसमें। तो इसमें क्या होगा हमारा जो है अजर्सन और रीजन दोनों फॉल्स होगा, मतलब कि हमें इसमें डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा कि ए और आर दोनों गलत हैं। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि इनकरेजिंग गर्ल टू टेक अप लैंग्वेज एंड आर्ट एंड डिस्करेजिंग देम टू टेक अप मैथमेटिक्स एंड साइंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मतलब कि लड़कियों को भाषा और कलाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और गणित और विज्ञान को अपनाने के लिए उन्हें हतोत्साहित करना एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है। तो जो है किसका उदाहरण, फर्स्ट है जेंडर इक्वेटी, और दूसरा है जेंडर कॉन्स्टेंसी, और तीसरा है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, और चौथा है जेंडर इम्पावरमेंट। तो इसमें जो है किसकी स्टीरियोटाइपिंग की बात की गई है कि जो है वो जो है भाषा और कला को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना और गणित और विज्ञान को अपनाने के लिए हतोत्साहित करना। तो ये क्या है, ये जो है नेगेटिव की तरफ जा रहा है कि मतलब कि स्टीरियोटाइपिंग की बात कर रहा है। तो इसमें जो है सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि जेंडर भेदभाव, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा इसमें। फिर क्या 14 क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट एज पर द सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट प्रोस्पेक्टिव। क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार भाषा और विचार के बीच संबंध का सही वर्णन करता है। भाषा और विचार के बीच संबंध का सही वर्णन करता है। तो फर्स्ट क्या है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन है कि भाषा विचार निर्धारित करती है। भाषा जो है वो विचार निर्धारित करती है। और दूसरा क्या है, विचार भाषा द्वारा शासित और निर्देशित होता है। विचार जो है वो भाषा द्वारा शासित और निर्देशित होता है। और तीसरा ऑप्शन क्या है कि भाषा और विचार के बीच संबंध द्विदिशात्मक होता है, मतलब कि बाई डायरेक्शनल होता है। और फिर चौथा क्या है कि भाषा और विचार स्वतंत्र संज्ञानात्मक क्षमताएं हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा, राइट ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन होगा कि भाषा और विचार के बीच संबंध जो है वो द्विदिशात्मक होता है, मतलब कि बाई डायरेक्शनल होता है। हमारा ऑप्शन सी ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आगे क्वेश्चन है कि टू इंश्योर फोकस ऑन असेसमेंट फॉर लर्निंग रेदर देन असेसमेंट ऑफ लर्निंग इट इज़ इम्पोर्टेंट टू इंक्लूड मतलब कि सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन, सीखने के लिए आकलन पर ध्यान केंद्रित करना सुनिश्चित करने के लिए इसमें क्या शामिल करना महत्वपूर्ण है। क्या सीखने के आकलन मतलब कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग
के बजाय सीखने के लिए लर्निंग, मतलब कि असेसमेंट ऑफ फॉर लर्निंग, आकलन पर ध्यान केंद्रित करना सुनिश्चित करने के लिए इसमें क्या शामिल करना महत्वपूर्ण है। क्या पूछा है? असेसमेंट फॉर लर्निंग पूछा है। तो क्या होगा? फर्स्ट सेल्फ असेसमेंट मतलब कि स्व मूल्यांकन, और दूसरा पीयर असेसमेंट सहकर्मी मूल्यांकन, और तीसरा क्वांटिटेटिव फीडबैक, और चौथा कंपैरिजन बिटवीन स्टूडेंट ऑन क्वांटिटेटिव पैरामीटर। तो फोर्थ ऑप्शन तो हमारा होगा नहीं, तो इसमें हमारा तीनों ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब कि सेल्फ असेसमेंट, पीयर और क्वालिटेटिव फीडबैक हमारा सही ऑप्शन होगा। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा, देखते हैं कौन सा है। फर्स्ट सेकंड और थर्ड किस ऑप्शन में है? तो बी ऑप्शन में है, मतलब कि बी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा। फर्स्ट सेकंड मतलब सेल्फ पीयर और क्वांटिटेटिव हमारा तीनों सही होगा, तो बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा इसमें। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। आगे 16 क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस टू प्रमोट इंक्लूजन इन एजुकेशन, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देती है। तो शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा कौन देता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है, क्या है? छात्रों को शारीरिक दंड, कॉर्पोरल पनिशमेंट टू स्टूडेंट, नहीं को हम जो है छात्रों को फिजिकली हम पनिश करके उन्हें जो है बढ़ावा नहीं दे सकते हैं, समावेशन को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है। तो ए ऑप्शन रॉन्ग होगा। और दूसरा है लर्निंग फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, तो ये भी नहीं होगा कि जो है बच्चे में प्रतिस्पर्धा पैदा किया जाए एग्जाम्स के लिए, ये भी नहीं होगा। और सी है रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, और चौथा स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम, तो ये भी नहीं होगा, स्टैंडर्डाइज्ड या मानकीकृत पाठ्यक्रम भी नहीं होगा इसमें। रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी यही हमारा राइट ऑप्शन होगा, कि जो है बच्चे जो हैं विविधता का सामान, जो बच्चे होते हैं अलग अलग एरिया से, अलग अलग पृष्ठभूमि से आए हुए रहते हैं, उनकी जो है भाषा या फिर उनकी वैल्यूज, उनके जो नॉर्म्स हैं उनको जो है ध्यान में रखकर उनके सम्मान, उनका जो है सम्मान करना चाहिए, उनको ध्यान में रखकर लर्निंग करवाना चाहिए। तो सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। तो सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आगे क्वेश्चन क्या है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिसेबिलिटी कॉजेज चैलेंज इन अ पेइंग अटेंशन एंड सस्टेनिंग लॉन्ग ड्यूरेशन इन्वॉल्वमेंट इन टास्क, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता ध्यान देने और कार्यों में लंबी अवधि की भागीदारी को बनाए रखने में चुनौतियों का कारण बनती है। मतलब कि बच्चा जो है ज़्यादा देर तक ध्यान नहीं केंद्रित कर पाता है, इसका क्वेश्चन के कहने का मतलब यही होगा। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, मतलब कि ध्यान अवधान अतिक्रियाशीलता विकार, और दूसरा डिस्ग्राफिया है, और तीसरा डिसलेक्सिया है, और चौथा क्या है? विजुअल इम्पेयरमेंट होगा। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा कि बच्चा जो है किसमें जो है ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है, तो कौन सी डिसेबिलिटी होगी? तो ये क्या है? ADHD हम इसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, क्या कहते हैं? ADHD, हाइपर एक्टिविटी हाइपर डेफिसिट अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसमें जो है बच्चा जो है लर्निंग के वक्त जो है ध्यान केंद्रित ज़्यादा वक्त नहीं कर पाता, कंसंट्रेट नहीं कर पाता है चीज़ों पर। तो इसीलिए जो है ये तो इसमें ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, ADHD या फिर जो है ध्यान अवधान अतिक्रियाशीलता विकार, ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं कि इन अ क्लास हैविंग लर्नर्स फ्रॉम वेरियस लिंग्विस्टिक आइडेंटिटीज अ टीचर शुड प्रैक्टिस, मतलब विभिन्न भाषाई पहचान वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में एक शिक्षक को किसका अभ्यास करना चाहिए? किसका अभ्यास करना चाहिए? तो फर्स्ट है मल्टीलिंगुअलिज्म, और दूसरा है सेग्रीगेशन, तीसरा है लेबलिंग, और चौथा स्टीरियोटाइपिंग। तो हमारा B, C एंड D जो है ऑप्शन क्या है? ये नेगेटिव ऑप्शन है, और ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा कि बहुभाषावाद। क्या है? बहुभाषावाद हमारा राइट ऑप्शन होगा, कि विभिन्न भाषाई पहचान वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में जो है बहुभाषा का अभ्यास करना चाहिए। तो ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि बच्चा जो है अलग अलग पृष्ठभूमि से आया हुआ है, तो श्योर है कि उसकी जो भाषा होगी वो अलग अलग होगी। तो इसीलिए जो है बहुभाषावाद को बढ़ावा दिया जाता है, जिससे जो है बच्चे को सीखने में भी आसानी होती है, और बहुभाषावाद क्लासरूम के लिए अच्छी मानी जाती है। तो आगे देखते हैं 19 क्वेश्चन क्या है। यूज ऑफ मल्टीमीडिया फॉर कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ इंक्लूजन ऑफ, मतलब कि संचार के लिए बहुमाध्यम के उपयोग से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी? तो किसके समावेशन में मदद मिलेगी? तो फर्स्ट ऑप्शन है बौद्धिक चुनौतियों वाले छात्र, और दूसरा प्रतिभाशाली छात्र, और तीसरा है स्वलीनता वाले छात्र, और चौथा है क्या है? पठन वैकल्य वाले छात्र। तो किसमें मिलेगा? तो फर्स्ट जो है इसमें हमारा जो है चौथा वो चारों ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा।
क्या कि जो है चारों ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा कि जो है बौद्धिक चुनौती वाले छात्रों को भी और प्रतिभाशाली और स्वाधीनता वाली या फिर पठन वैकल्य जो है जितने भी छात्र हैं उन सबको जो है समावेशन में मदद मिलेगी। तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा देखते हैं। फोर्थ डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, इसमें चारों ऑप्शन है तो डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा इसमें। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। Which of the following is are correctly matched pair of appropriate accommodation strategy for inclusion of student with specific disability। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है। तो फर्स्ट है जो है क्या है इसमें जो है इसमें डिसेबिलिटी या डिसऑर्डर दिया गया है और उससे संबंधित जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उसको दिया गया है, तो उसी युग्म को सही है कि नहीं ये पहचानना है हमें। तो फिर देखते हैं डिसकैलकुलिया जो कि एक बीमारी है और इसमें लक्षण क्या है, कैलकुलेटर के इस्तेमाल पर रोक, और दूसरा डिसलेक्सिया है, डिसलेक्सिया जो कि एक पठन संबंधी बीमारी है जिसमें जो है बच्चा पढ़ नहीं पाता है चीज़ों को। तो लेकिन इसमें क्या दिया गया है कि लिखने के लिए लंबे निबंध देना, ये भी नहीं होगा हमारा ऑप्शन, ये रंग है ऑप्शन है। फिर तीसरा ऑप्शन है विजुअल इम्पेयरमेंट प्रोवाइडिंग रीड टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर, ये सी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा कि जो विजुअल इम्पेयरमेंट जिसको हम दृश्य हानि कहते हैं, जिसमें बच्चा जो है वो देख नहीं पाता है, तो क्या है उसको पढ़ने के लिए क्या सॉफ्टवेयर प्रदान करना चाहिए। मतलब कि जब बच्चा जो है देख नहीं पाता है तो उसे टेक्टाइल या फिर टच करने वाली मटेरियल या फिर जो है उसे ऑडिबल मटेरियल देना चाहिए, जो है देना चाहिए। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, या फिर उसे टच करके चीज़ों को सीख सके ऐसी चीज़ें देनी चाहिए, नहीं तो जो है उसे ऑडिबल या फिर वो सुन सके ऐसी चीज़ों को देना चाहिए क्योंकि वो देख नहीं पाता है, तो इसीलिए सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा हमारा। फिर आज के हमने जो है क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। कल के हम प्रीवियस क्वेश्चन ऑनलाइन पेपर के ही 2022 के जितने भी पेपर हैं हम करवाएंगे उनको। तो कल हम दो जो है 2 जनवरी के क्वेश्चन पेपर या फिर आगे जो पेपर हुए हैं ऑनलाइन पेपर हम उनके क्वेश्चन देखेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। और अगर आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और देखना है आगे तो जो है आप प्लेलिस्ट बनी हुई है सेंट्रल एकेडमी चैनल पर, तो आप देख सकते हैं उसमें। तो आज इस वीडियो में इतना ही, कल हम फिर से ऑनलाइन पेपर सीडीपी के क्वेश्चन लेकर आएंगे। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और जो है कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसे लगी वीडियो आप। धन्यवाद।